यानी 1815 में होता है वियना सम्मेलन। और वियना सम्मेलन में होता क्या है कि 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है और इस युद्ध में नेपोलियन हार जाता है। क्यों हारता है, कारण क्या होता है? वाटरलू का युद्ध में कारण क्या होता है नेपोलियन का हारने का? क्योंकि नेपोलियन जो था वो जितने भी बड़े कुलीन वर्ग थे या व्यापारी वर्ग थे उन पे अनेक प्रकार के विशेष नियमों को लागू करता है और उनको उनके स्वतंत्रता से रोकता है, अनेक देशों को रोकता है, जिसमें ऑस्ट्रिया जैसे अनेक देश होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें क्या होता है कि बहुत नुकसान होता है। इसलिए क्या होता है कि 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है और इस युद्ध में नेपोलियन हार जाता है। तो अगर आपसे कहें कि वाटरलू का युद्ध में कौन हारता है, तो नेपोलियन की हार होती है। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार होती है और जीते हुए राज्यों ने क्या कहता है, जब नेपोलियन की हार हो जाती है तो दोस्तों उसी समय यानी कि जो छोटे छोटे राज्य होते हैं, जो जीते हुए राज्य होते हैं, वो जो राज्य होते हैं उन्होंने कहा कि जो राजा की हार हुई है उन्हें फिर से खड़ा किया जाए। यानी कि इससे पहले क्या होता है कि बुर्बो वंश का जो राजा होता है लुईस 16, उसकी हार होती है। फिर नेपोलियन की संहिता आती है। नेपोलियन की संहिता में सभी प्रकार के नियमों, कानूनों, जमींदारी प्रथा, हर एक चीज को समाप्त करना होता है। सभी पर समान प्रकार के कानून लागू करने होते हैं। विशेषाधिकार सभी को दिए जाते हैं, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को नहीं। तो और कुछ नियम और कानून जो होते हैं कुलीन वर्ग या जो काफी अमीर वर्ग होते हैं या जो बड़े बड़े जो देश थे उस समय जो राज्य निकल के आ रहे थे, उन पे नए नए कानूनों को बनाकर थोप दिया गया कि जिससे ये किसी जनता पर हावी ना हो पाए, जिसकी वजह से उन लोगों ने मिलकर क्या किया, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को पराजित कर देते हैं। और जो जीते हुए जो राज्य होते हैं वो कहते हैं कि हमें फिर से वही राजा चाहिए जो पहले राजा था। और क्या होता है कि इस सम्मेलन में हटाए गए राजवंशों को पुनः स्थापित किया गया। इस सम्मेलन में हटाए गए राजवंशों को पुनः स्थापित किया गया। इसी प्रकार मध्य वर्ग ने कहा कि जिस कुलीन वर्ग को विशेषाधिकार दिया गया था उस विशेषाधिकार को हटा दिया जाना चाहिए। मध्यम वर्ग ने कहा कि कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अभी आपको बताया था कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार में क्या था कि कोई भी व्यक्ति जो कुलीन वर्ग में है वो जन्म से ही संपत्ति का मालिक बन सकता था। तो मध्यम वर्ग ने कहा कि वो संपत्ति के मालिक यानी विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया जाए। तो वाटरलू के युद्ध में कौन पराजित होता है? नेपोलियन होता है। उसमें इस सम्मेलन में मांग क्या होती है कि जो राजा हटता है उस राजवंशों को पुनः स्थापित किया जाए। और मध्यम वर्ग ने कहा कि कुलीन वर्गों के जो विशेषाधिकार थे उन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार से इसी प्रक्रिया में कुछ रूढ़िवादी का निर्माण होता है, एक नए रूढ़िवादी का निर्माण होता है। तो 1815 के बाद एक नया रूढ़िवादी का निर्माण होता है। क्या होता है? एक नया रूढ़िवादी का निर्माण होता है जिसमें तीन चीजें, रूढ़िवादी, फिर
उदारवादी, अगला होगा रेडिकल। रेडिकल यानी कि रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल। उस बात करें, हम कहाँ की बात करें? हैब्सबर्ग साम्राज्य की। वहां पर क्या था, यानी कि जब नेपोलियन की हार होती है, नेपोलियन के हार के बाद में जो नया रूढ़िवादी बनता है और क्या करता है कि वो कहता है कि परंपरागत जो विचारधारा है उन्हें मानने चाहिए। तो परंपरागत विचारधाराओं को मानने वाले लोग जो थे वो रूढ़िवादी कहलाते थे। परंपरागत विचारों को मानने वाले लोगों को क्या बोलते थे? रूढ़िवादी कहा जाता था। उदारवादी स्वतंत्रता विचारधाराओं यानी स्वतंत्रता की विचारधाराओं को मानने वाले। विचारों को मानने वाले लोग। रेडिकल आमूल परिवर्तन यानी पूरी तरह से परिवर्तन होना चाहते थे। ये आमूल परिवर्तन जिसको कहते हैं पूरी तरह से परिवर्तन चाहने वाले लोग। पूरी तरह से परिवर्तन चाहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? हम रेडिकल कहते हैं। तो नया रूढ़िवादी बनता है, वो सोचता है कि जैसे हमारी पहली परंपरा थी वैसे दोबारा वो सारी परंपराएं स्थापित हो जाए, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, इसलिए वो नया रूढ़िवादी बना। और अगर उसमें फिर कुछ होते हैं उदारवादी नहीं, यानी कि हमें स्वतंत्रता, आज से हम पहले कई शताब्दियों से दबले कुचले जा रहे हैं, हमें स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन रेडिकल ने कहा कि जो पहले चीजें थी उसमें पूरा परिवर्तन कर दिया जाए, सब नई चीजें ला दी जाए, जिसे बोला गया क्या? रेडिकल बोला गया। इसी कड़ी में क्या होता है, जो 1815 का जो रेडिकल युद्ध यानी कि जो वाटरलू का युद्ध होता है, जो वियना कांग्रेस सम्मेलन कहे जाती है, उसमें जो किसकी हार होती है? उसमें नेपोलियन की पराजय होती है। और इस नेपोलियन की पराजय के बाद में क्या होता है, जो यानी हम कहें कि 1815 में जो वाटरलू का युद्ध होता है उसमें किसकी हार होती है? नेपोलियन की हार होती है। और नेपोलियन की में हार में कौन कौन देश शामिल होते हैं या राज्य जो होते हैं? ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। ये लोग मिलकर क्या करते हैं कि नेपोलियन को पराजित करते हैं। कारण क्या होता है नेपोलियन को पराजित करने का? और इस नेपोलियन को पराजित करने के कारण मैंने आपको बताया कि नेपोलियन ने इन देशों पर नए नए कानून थोपे थे, जिससे ये बहुत परेशान थे। इसलिए ये एक होकर इसके ऊपर आक्रमण करके इसको हरा देते हैं नेपोलियन को। इसमें क्या होता है? समझौता होता है। और ये समझौता की अध्यक्षता कौन करता है कि ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि यूरोप के लिए यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। एक समझौता तैयार करने के लिए वियना मिले। जो इसकी अध्यक्षता करने वाला था, अध्यक्षता करने वाला जो देश था वह था ऑस्ट्रिया। कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। और इस यानी कि इसका जो चांसलर था, इस सम्मेलन का जो चांसलर था, वो चांसलर था कौन? वही ड्यूक मेटरनिक। इसने क्या कहा था? इसने यही कहा था ना दोस्तों कि जब फ्रांस छींकता है तो समस्त यूरोप में जुकाम हो जाता है। किसने कहा था? यही मेटरनिक ने कहा था, जो चांसलर बना कहाँ का? इस सम्मेलन का। और
इसमें इन्होंने कहा कि अब हम नहीं चाहते हैं कि फ्रांस के पास कोई अधिक शक्ति आए। यानी इस सम्मेलन में क्या होता है, ये कहते हैं कि अब हम नहीं चाहते हैं कि फ्रांस के पास कभी भी अधिक शक्ति वापिस आए, वो हमेशा प्रायः शक्तिहीन होना चाहिए। और प्रायः जो फ्रांस होगा यानी कि आए और यह प्रायः हमेशा शक्तिहीन रहे और फ्रांस के जो टुकड़े होंगे, फ्रांस के लिए अब यानी फ्रांस को छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना होगा और अब फ्रांस को छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना होगा। यानी फ्रांस को छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना होगा। कब की बात कर रहे हैं, तो वाटरलू का जो युद्ध होता है, उस वाटरलू के युद्ध में वियना